नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान दिनों दिन तेज हो रहा है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली की, तो वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी पार्टी के प्रचार में जुटे रहे। उधर हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो कर जनता से वोट देने की अपील की। आज लोकतंत्र 2014 में हम बात करेंगे रैलियों और रोड शो की। साथ ही बताएंगे कि क्या है वर्धा के और मुद्दे और क्यों है बेहाल चंद्रपुर के लघु उद्योग। लेकिन सबसे पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। महाराष्ट्र में अमित शाह का राज्य सरकार पर पिछड़ों की अनदेखी का आरोप। गठबंधन टूटने को लेकर शिवसेना बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज। एमएनएस प्रमुख के आरोप पर शरद पवार का पलटवार। राज ठाकरे की राजनीतिक समझ पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए मैदान में 4117 उम्मीदवार। 2379 ने नाम वापस लिया। 15 अक्टूबर को मतदान। चंद्रपुर में बंद होने की कगार पर 200 से ज्यादा छोटे उद्योग। अहमदनगर में बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा। हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सत्ता विरोधी लहर से इनकार। कहा राज्य में तीसरी बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। और चुनावी खबरों में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के भगवानगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने राज्य सरकार पर इलाके के पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। इस मौके पर बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे भी मौजूद थीं। दरअसल पंकजा यहीं से इस बार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे के लिए प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने लोगों को गोपीनाथ मुंडे के योगदान को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे ने पिछड़े और दलितों के लिए काफी काम किया है। केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसकी प्रमुख नीति है कि पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। इससे पहले पंकजा मुंडे ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि वो राज्य में पार्टी और गोपीनाथ मुंडे का चेहरा बनकर विकास का काम करेंगी। मैं चेहरा ही बनना चाहती हूँ, मैं और कोई चीज की दावेदार नहीं। मेरे पिताजी ने इस राज्य में महायुति की सत्ता स्थापन करने की शपथ खाई थी और आज मुझे गर्व है कि सत्ता स्थापना में मेरा योगदान कोई भूलेगा नहीं, इतना मैंने कर दिया। दरअसल गोपीनाथ मुंडे बीड़ लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे थे। भगवानगढ़ विधानसभा सीट इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। बीजेपी को उम्मीद है कि मुंडे के नाम पर लोगों की सहानुभूति पार्टी को मिलेगी और चुनाव में इसका फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन भले ही टूट गया हो, लेकिन बीजेपी ने चुनाव बाद गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। हालांकि शिवसेना का हर मंच पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख है। पुन्हा त्याच्याही पुढे जाऊन आपण बोलत होतो, चला आम्ही तुमच्यासाठी लढतो। कुठेही त्यांच्या लोकसभेच्या सीटमध्ये आपली मतं कमी पडली का? तेही नाही झालं। जे एवढं सगळं होत होतं, मी जेव्हा गेलो ती युतीची बोलणी करायला खूप त्याच्यावर चर्चा झाली नंतर। मंच चाहे कोई भी हो, शिवसेना बीजेपी की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जाहिर है शिवसेना मैदान में अकेले कूदने के फैसले के बाद अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता से धोखा किया है। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी तो है, लेकिन जिस भाजपा ने हमसे धोखाधड़ी किया है उसको महाराष्ट्र जनता कैसी माफ करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। दूसरी ओर बीजेपी हर मौके पर शिवसेना की आलोचना से बचती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिवसेना को बीजेपी के प्रति बाल ठाकरे का प्यार याद दिला चुके हैं। पुणे में गडकरी ने तो यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो गठबंधन पर जरूर विचार किया जाएगा। बीजेपी चुनाव बाद गठबंधन की सारी संभावनाओं को बरकरार रखने की कोशिश में है। मैं इतना ही कहूंगा, जो कोई बोले हैं शिवसेना के, उनको कहूंगा आपको पता नहीं है, अगर बाला साहब होते तो युति टूटने नहीं देते। 1989 में बीजेपी और शिवसेना का महाराष्ट्र में गठबंधन हुआ। उस वक्त से राज्य में बीजेपी की हैसियत शिवसेना के जूनियर पार्टनर की रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद
बीजेपी को शिवसेना से आगे निकलने का मौका दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ये भी बखूबी जानती है कि महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर पार्टी का जनाधार अब भी कमजोर है। यही वजह है कि वो शिवसेना से रिश्ते की हर संभावना को बरकरार रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के राजनीतिक अनुभव पर चुटकी ली और उनकी ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। गठबंधन के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि अलग होने का फैसला एनसीपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का था। उन्होंने बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार में उतरने पर भी सवाल उठाए। इससे बात साबित होती है कि उनकी प्रायोरिटी यहाँ के चुनाव में ज्यादा है। आज तक हम देखते थे कि भारत सरकार में हमने भी कई साल काम किया। जब चुनाव आता था तो प्रधानमंत्री सिंबॉलिक जाते नहीं थे, ऐसे नहीं सब प्रधानमंत्री जाते थे। मैंने इतना नहीं देखा कि इतने दिन इतनी पब्लिक मीटिंग, मगर ये एक नई स्थिति हम आज देश में देख रहे हैं। इससे पहले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के कहने पर टूटा। राज ठाकरे ने चारों पार्टियों में मिली भगत होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिवसेना बीजेपी ने कमजोर विपक्ष की भूमिका निभाई, जिसके चलते राज्य में कांग्रेस एनसीपी 15 साल तक सत्ता में रही। 15 वर्ष सत्तेवरती कसे बसू शकले, कसे राहू शकले, याचं एकमेव कारण म्हणजे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ही विरोधी पक्ष आहे ना, हा आतून मिळाला। तुमचा विश्वास नहीं बचना। और इस वक्त हमारे संवाददाता राजकमल राव मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकमल, हम देख रहे हैं बीजेपी हो या फिर शिवसेना हो या एनसीपी हो, कांग्रेस हो, अभी भी जो गठबंधन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं, उनसे उबर नहीं रही हैं ये पार्टियां। ऐसे में जो जमीनी मुद्दे हैं जनता के, क्या वो ढंग से एड्रेस हो पा रहे हैं? दीपक, इस तरह की बातों से ये सीधा पता चल जाता है कि चुनाव का माहौल अभी शुरू हो गया है महाराष्ट्र में। अगर आप पिछले 15 दिन की पूरी रिकॉर्ड्स देखेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल अपने रुख साफ नहीं कर रही थी, वो भाजपा हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, कांग्रेस हो। इन चारों राजनीतिक दलों के जब रास्ता अलग हो गए थे, अब इनको बताना पड़ रहा है लोगों की कि उनकी जो राजनीति है वो दूसरी पार्टी से बेहतर है और अलग है। वो ही कोशिश कांग्रेस और एनसीपी दोनों की मैनिफेस्टोस में कल दिखी, जो पिछले 15 साल से भी ज्यादा एक गठबंधन में थे और एक ही साथ मैनिफेस्टो रिलीज किया करते थे। लेकिन जब टूटने के बाद अगर आप दोनों की मैनिफेस्टो देखेंगे तो हर एक मुद्दे पे एक दूसरे को अलग दिखाने की कोशिश दिखाई पड़ती है। आज मैं मुंबई में आने के बाद खूब सारे राजनीतिक विशेषज्ञों से जब बात की तो पूरा एक तरह से उन्होंने एक संख्या बताया कि जो 12% से वोट जिस पार्टी को हासिल होती है, जो 12% वोट जो भी राजनीतिक दल हासिल करती है, उनको सत्ता तक पहुंचने का रास्ता साफ होता है। तो इस 12% की लड़ाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक दूसरे पर आरोप हो, एक दूसरे की ऊपर कोई भी चार्जेस हो, वो साफ दिखाई दे रही है। अगर आप मुद्दे की बात करें, अभी तक तो कोई मुद्दा दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि राज्यसभा टीवी हर जिले में जाकर अपनी अलग अलग जनता के मुद्दे उठा रही है, वहां पे आप राजनीतिक दलों को उन मुद्दों को उठाते हुए बहुत कम दिखाई पड़ती है। दीपक, राजकमल, आप इससे पहले विदर्भ गए और अब आप मुंबई में हैं। विदर्भ और मुंबई की तस्वीरें एकदम जुदा हैं, अलग हैं। एक तरफ चकाचौंध है शहरी और दूसरी तरफ विकास की बाट जो रहे हैं जनता। क्या फर्क नजर आया आपको इन विधानसभा चुनाव में? कितने उत्साहित हैं लोग? दीपक, दो तरह के फर्क है। जिस तरह के जो अर्बन वोटर्स हैं, उनकी रुख यहाँ ज्यादा देखने के लिए मिलती है। आज दशहरा के दिन है, फिर भी लोग राजनीतिक जो पार्टियों की जो दफ्तरों में बहुत खूब सारे लोग जमा होते हुए मुझे दिखाई दिए, क्योंकि एक दो दिन में जो चुनाव का जब प्रचार ज्यादा जोर पकड़ेगी, तब इन राजनीतिक पार्टियों की पूरी जिस तरह की इनकी स्ट्रैटेजी है वो सामने आएगी। आपने विदर्भ का जिक्र किया, वहां से यहाँ तक 1000 किलोमीटर दूर है। यहाँ की लोगों की सोच, लोगों की उम्मीदें भी उतना ही फर्क है जितना विदर्भ का मुद्दा है। अगर आप कल की दो मैनिफेस्टोस को मैं इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि विदर्भ का अलग राज्य का मुद्दा बहुत सालों से है और कल की दोनों मैनिफेस्टोस में वो गायब है। अब भाजपा और शिवसेना की जब मैनिफेस्टो देखेंगे कि अब विदर्भ के लिए क्या होंगे, वहां के किसान इतने सारे किसान वहां पे मर गए थे, उनके लिए क्या होगा, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर के क्या होगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज को लेकर के क्या होगा, अभी तक वो सवाल बरकरार है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया राजकमल इस तमाम जानकारी के लिए। और हम आगे बढ़ेंगे, बात
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की ही चल रही है, तो अब महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में 4117 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। चुनाव आयोग को 7646 नामांकन पत्र मिले थे। जांच के बाद 6496 पर्चे सही पाए गए थे, जबकि 2379 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया, जिससे चुनाव मैदान में अब 4117 उम्मीदवार ही रह गए हैं। बुधवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था। नांदेड़ दक्षिण पर सबसे ज्यादा 39 उम्मीदवार हैं, जबकि गुहागर और अकोले सीट पर सबसे कम 5 उम्मीदवार हैं। राज्य में कुल 91,427 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 8,33,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतगणना 19 अक्टूबर को होगी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और चुनावी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब महाराष्ट्र से जुड़ी हुई कुछ और चुनावी खबरें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। चंद्रपुर औद्योगिक कॉरिडोर में 200 से ज्यादा लघु उद्योग बंद होने की कगार पर हैं, जिससे इलाके में नौकरियों पर बुरा असर पड़ा है। काले सोने का शहर चंद्रपुर रोजगार के लिहाज से विदर्भ इलाके का महत्वपूर्ण जिला है, मगर छोटे स्तर की 30 विनिर्माण इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कॉरिडोर की कई इकाइयां बंद होने के करीब हैं। वजह है नौकरशाही की विफलता। दरअसल कारखानों के लिए ऊर्जा संयंत्रों से बिजली खरीदने के लिए बिजली खरीद समझौते को अनिवार्य बनाया गया है, जिस पर सरकार का अब तक दस्तखत नहीं हुआ है। There was a lot of pollution, and that pollution was because of the existing units, that like thermal power station and WCL. So whatever is being done by the existing units. सस्ती दरों पर बिजली मुहैया कराने की शर्त पर उद्योगपति अपनी इकाइयां लगाने को राजी हुए। उद्योगपतियों ने व्यक्तिगत तौर पर राज्य सरकार से बिजली खरीद समझौता देने की गुजारिश की, ताकि वो इलाके में मौजूद 3 बिजली संयंत्रों से बिजली हासिल कर सकें, लेकिन हालात नहीं बदले। इन हालात में बेहतर आर्थिक स्थिति वाले कारखाने ही टिके हुए हैं। More than 120 industries closed down in our area. Chandrapur is a Adivasi and backward area, also a Naxal affected area. Because of the minerals, giant industries are established like cement plants, 5 cement plants in our area. And these industries, they are taking advantage of fly ash and minerals. पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की वजह से 30 फ्लाई ऐश कारखाने बंद हो चुके हैं। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में होता है। इससे भी आसपास के इलाकों में रोजगार पर असर पड़ा है। राजकमल राव, चंद्रपुर, राज्यसभा टीवी। शैक्षिक शहर के नाम से मशहूर वर्धा को निजी क्षेत्र में निवेश का इंतजार है। यहाँ रोजगार सृजन के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लोग चाहते हैं कि रोजगार के लिए यहाँ कारखाने लगें। वर्धा महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर से महज 76 किलोमीटर दूर। संकरी सड़कें, ढुलमुल यातायात व्यवस्था और गंदगी बताती है कि विकास का रास्ता यहाँ से अभी गुजरा नहीं है। हालांकि इस मराठी बाहुल्य क्षेत्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, जो देश और विदेश के छात्रों को आकर्षित करता है। शहर में चुनाव का माहौल जोर पकड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सरकार की तरफ से किए गए कामों का वास्ता देकर वोट मांग रही है। आज हमारे पूरे वर्धा जिला के पूरे रहवासी जो वासी बंधु आज इतने तमाम हमारे खुश हैं कि जितने भी कोई काम का जो रहो, जो आरोग्य सेक्टर का रहो या कोई बांधकाम सेक्टर का रहो या शिक्षण क्षेत्र का रहो या इरिगेशन सेक्टर का रहो, वो वर्धा जिला में तारीफ़ काबिल है। वर्धा जिले की कुल जनसंख्या 12,36,736 है। यहाँ विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दादाराव यादवराव जी खेचे ने 18वीं सीट जीती। देवली सीट पर कांग्रेस के रंजीत प्रताप राव कांबले, हिंगनघाट सीट से शिवसेना के अशोक श्यामराव शिंदे और वर्धा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश देशमुख को मतदाताओं ने चुनकर भेजा। इस बार बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के बल पर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। All the people, they are favoring BJP because they are thinking that the center, the BJP has got government in the center, and now if the BJP has government in the state, that is going to help in the development process. यहाँ छात्र रोजगार के मौकों को लेकर चिंतित हैं।
जिले में बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है। इस बार चुनाव में किसानों की आत्महत्या और लंबित सिंचाई परियोजनाओं का मुद्दा बड़ा है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, वर्धा। महाराष्ट्र के सबसे बड़े जिले अहमदनगर में इस बार बहुकोणीय मुकाबला है। बुनियादी ढांचे और विकास की कमियों से जूझ रहे इस जिले में बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है। अहमदनगर की सियासी तस्वीर पर यह खास रिपोर्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र के सबसे बड़े जिले अहमदनगर का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है। जिले में चारों बड़े दलों की मौजूदगी दिखाई देती है। बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की राहें अलग होने से यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो उम्मीदवार रहते हैं उस पर लोगों का विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास नगर शहर में सिर्फ मेरे में ही है कि मैं जो बोलूँगा वो करके ही दिखाऊंगा। महानगर पालिका में आप देखा जाए तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब हमारे कॉर्पोरेटर लोग यहाँ पे काम करते हैं। चुन के भी हमारे ज़्यादा लोग सबसे आज एक नंबर की पार्टी बोल के यहाँ पे अहमदनगर में हमारे पार्टी का नाम हो गया। जिले की कुल आबादी 45,43,000 है। 12 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4, शिवसेना और बीजेपी को 3-3 सीटें हासिल हुईं, जबकि एनसीपी के खाते में 2 सीटें गई थीं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव की वजह से जिले में उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सका है। यही वजह है कि जिले में इस बार बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है। राजनीतिक दलों को भी बिजली की कमी को लेकर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। रास्ते के खड्डे कभी डेवलप होया है नहीं, इधर का रास्ता बिजली की तो हमेशा ही तकरार है। युवाओं के लिए कोई काम नहीं है। इधर फैक्ट्रीज होके भी उनको उतना मतलब बेरोजगार का साधन बहुत बढ़ गया है। महाराष्ट्र में सत्ता विरोधी लहर की वजह से जहां कांग्रेस और एनसीपी के सामने साख बचाने की चुनौती है, वहीं कभी साथ रही बीजेपी शिवसेना की राहें भी इस बार जुदा हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं। 2014 में जब चारों ही राजनीतिक दलों की राहें जुदा हैं, तो सभी को अपने वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा है। ऐसे में नतीजों से पहले किसी भी दल के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर मतदाताओं के दिलों में क्या है। कैमरामैन दुष्मंता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, अहमदनगर, महाराष्ट्र। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और लोकतंत्र 2014 में अब बात हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र की एनडीए सरकार की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां हमेशा से गरीब और किसान विरोधी रही हैं। रोहतक की सड़कों से गुजरता ये काफिला हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। वो जोरदार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जिले में रोड शो के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 9.5 साल की उपलब्धियां गिनाई, तो केंद्र सरकार पर सूबे के किसानों की अनदेखी के आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतिगत तौर पे किसान की, मजदूर की हितैषी पार्टी नहीं हो सकती है। जो बड़े बड़े संगठनों की पार्टी, आज देखो मैं गया था कल करनाल में, वहाँ धान का क्या हाल है। एक किले में 25-30 हजार का नुकसान। आप हिसार की तरफ चले जाओ, वहाँ कपास का क्या हाल है। गेहूं का बोनस हो, गेहूं का बोनस नहीं देते। कोई दवाई, कीटनाशक दवाई दुगना भाव हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि राज्य में सत्ता विरोधी किसी तरह की लहर नहीं है। उन्हें जनता का पूरा समर्थन हासिल है। सारे वर्गों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, महिलाओं का, सबका, हर वर्ग का जो है जोरदार समर्थन मिल रहा है और लोग खुश हैं। सियासी समर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर 15 अक्टूबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में चुनाव का माहौल गर्म है। गली मोहल्लों में पोस्टर और बैनरों की कमी भले ही खल रही हो, लेकिन हर मोड़ पर चौपाल लगी हुई है, जिसमें राजनीति ही चर्चा का विषय है। हमने भी रोहतक के गांव का दौरा किया और वहां के लोगों की चुनाव को लेकर राय जानने की कोशिश की। रोहतक में चुनाव आते ही गांव के बड़े बुजुर्गों के बीच की चर्चा सिर्फ राजनीति के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाती है। कुछ लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार से खुश हैं। खुशी इस बात की कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हालांकि वो पानी की व्यवस्था से
काफी नाखुश भी हैं। कोई तो कह रहा है विकास का मुद्दा है, पानी का भी मुद्दा है, मुद्दे तो बतेरे हैं, मगर विकास के काम हमारे बहुत अच्छे हुए हैं। इतने रोहतक तो कहते हैं कि एजुकेशन सिटी है, बट विदाउट डोनेशन यू कांट गेट एडमिशन इन रोहतक यूनिवर्सिटी। रोहतक में उद्योगों की भरमार है, शिक्षा का विकास भी हुआ है, लेकिन यहाँ के युवाओं को शिकायत है कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार की समस्या कोई समाधान नहीं है, ना रोजगार एक समान मिले हैं। ताऊ वाली बात है, घर में तो 10-10 हैं, 50 घर में तो एक भी नहीं है। जैसे मान लो कोई बच्चा फिटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसको मतलब नौकरी अगर गार्ड की देंगे तो कैसे काम चलेगा। रोहतक जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। माना जा रहा है कि असली मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। जाहिर है ये ही मुद्दे हैं जो पार्टियों की जीत और हार का फैसला करेंगे। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी, रोहतक। और लोकतंत्र 2014 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।